सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव कोर्स का यूनिट नंबर 1 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये भी आप करके जाना, ठीक है। सिलेबस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल हम किसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा के अलग अलग टाइप्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, नॉमिनल डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, इन सब का पढ़ के जाओ, जो आया आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम हिस्टोग्राम वगैरह भी डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो पेपर में आ रखा है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन क्या होता है और सैम्पल क्या होता है। सो पॉपुलेशन क्या होता है? तो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हम उस सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं या उस सेट ऑफ आइटम्स को कहते हैं जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहे हो और हम उनको स्टैटिस्टिकली स्टडी कर सके, मतलब उनको अरेंज उस हिसाब से कर सके, प्रेजेंटेशन कर सके। स्टैटिस्टिक्स में तो यही सब होता है, राइट। अगर आपने अपनी 11वीं 12वीं में भी स्टैटिस्टिक्स कर रखी है तो उसमें क्या होता है, डेटा हमारे पास होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं, चलो। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में दे रखा है स्टैटिस्टिक्स। पहली तो बात तो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद डेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। और उस डेटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डेटा। फिर हम उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा, है ना। एक बार कलेक्ट कर लिया तो उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसे प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंटेशन के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उस पर इंटरप्रिटेशन करेंगे, है ना। तो ये स्टेप्स जो होते हैं, ये स्टेप्स जो हम डेटा के साथ करते हैं, ये कौन डील करती है? स्टैटिस्टिक्स डील करती है, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसी ऐसे ही डेटा को वो डील करती है, ठीक है। ये स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फाइन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन होती क्या है। तो ये एक ऐसी पॉपुलेशन, ये एक ऐसे सेट है पूरा जिसको हम अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब वो भी एक तरह का डेटा होगा, राइट। तो उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, फिर हम उसमें कुछ एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी पॉपुलेशन की। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूँ, एग्जांपल हो गया ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज। पूरी पॉपुलेशन है, सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में कर रहे हैं, हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ले लिया। पर इसी का अगला टर्म जो है सैम्पल, सैम्पल क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर आपको पॉपुलेशन और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सैम्पल क्या होता है। सो अ स्टैटिस्टिकल सैम्पल इज अ सबसेट ठीक है। तो सैम्पल मेरा क्या होता है, अ स्टैटिस्टिकल सैम्पल एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, जो कि स्पेसिफिक डेटा पे डील करेगा। और ये एक ऐसा डेटा है जो कि मुझे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ अ कॉलेज। जैसे पॉपुलेशन में क्या था, सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन में जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे इन सब में ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे ये सारे जो स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ये इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक है ना कि ये कॉलेज के स्टूडेंट है ना। वैसे ही सैम्पल जो है, सैम्पल इसका एक सबसेट है कि किसी एक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के हैं। में हम पूरा इंटायर सेट लेते हैं, पर जो सैम्पल होता है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, जो कि, और ये ऐसा सबसेट होता है जो कि कंक्लूजन्स देने के लिए इनफ है पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। मतलब ये बच्चे पूरी पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है पॉपुलेशन और सैम्पल में। ये तो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेटा के टाइप्स हमने डिस्कस करने। तो कितने तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, इसमें बहुत सारे डेटा दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो डेटा हमारे पास ब्रॉडली, तो ये ब्रॉडली क्या मतलब, ये दोनों पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव,
ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ डेटा हम ये डिस्कस कर लेंगे जो आपके सिलेबस में है। दूसरे सेट ऑफ डेटा हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल, और तीसरा क्या था, टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ये डिस्कस करेंगे इसमें हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू से डील करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया मेरा हाइट या वेट, अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्वालिटेटिव क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है विच डील्स विद अ सर्टन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल कलर हो गया या रिलीजन हो गया, तो ये क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ इतना बड़ी चीज़ तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब मेन जो आता है, जो आपने पहले शायद नहीं भी पढ़ रखा, वो है ये वाला सेट ऑफ डेटा। ठीक है, तो नॉमिनल डेटा क्या होता है, नॉमिनल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि कैटेगरिकल होता है। कैटेगरिकल मतलब कि एक कैटेगरी वाइज होता है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया या कोई रिलीजन हो गया, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी, और इसका कोई भी ना नेचुरल ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नॉमिनल डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए अभी आप ये लिख सकते हो कि जैसे ब्लड ग्रुप हो गया या रिलीजन हो गया, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा किसी भी फॉर्म में तो उसका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होगा, राइट। मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना। जैसे ब्लड ग्रुप किसी का A+ हो सकता है, B+, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो किसी ऑर्डर में ही होगा, कि ABC ऐसे तो नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं है वो, तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका। तो ये होता है नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा तो नाम से पता लग रहा है जिसमें ऑर्डर होगा। तो ऑर्डिनल डेटा अ टाइप ऑफ डेटा इन विच categories can be ordered और रैंक्ड। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरीज को ऑर्डर या रैंक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन इन क्लास, क्लास में क्या पोजीशन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको कर सकते हैं। और रैंक में तो वो आ गया ऑर्डिनल डेटा के अंदर। ठीक है, फिर एक तरह का डेटा मेरे पास आता है टाइम सीरीज डेटा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेटा दैट डील्स विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब ये एक ऐसा टाइप है डेटा का जो किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईयर में हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हुए किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में, तो वो टाइम सीरीज डेटा में आ गया। अभी हम इसके सबके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो अभी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, अभी प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ कैसे इन सब डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि अगर पेपर में आया तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए। उससे पहले हम एक थर्ड सेट ऑफ डेटा पढ़ लेते हैं जो है डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस। तो डिस्क्रीट डेटा एक कैसा डेटा होता है, ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि होल नंबर्स कंटेन करे, मतलब जिसको हम होल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ऐसा डेटा जिसको हम होल नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वाइल कॉन्टीन्यूअस डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि डेसिमल वैल्यूज़ पे ले सकता है, वो किसी कॉन्टीन्यूअस इंटरवल में रेंज कर सकता है, पर इसका कॉन्टीन्यूअस इंटरवल नहीं है, इसका डिस्क्रीट इंटरवल होता है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेता है। ठीक है, जैसे कि होल नंबर्स लेगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ये एग्जांपल हो गया डिस्क्रीट डेटा का, यहाँ पे मैंने नेम लिख रखा है और ये है बुक्स रेड इन अ मंथ, तो 3 4 5 ये होल नंबर्स है ना। तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। वाइल कॉन्टीन्यूअस डेटा का एग्जांपल देखते हैं हम, तो ये हमारे पास हो गया कॉन्टीन्यूअस डेटा। जैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डे का हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, 29.4 30.6 डेसिमल वैल्यू एक कॉन्टीन्यूअस इंटरवल में आ रहा है ना, तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को कॉन्टीन्यूअस डेटा कहते हैं। चलिए अब हम सबके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने सेट ऑफ डेटा को रीड किया। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या बताया था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट नेम है तो उसका एज मार्क्स एंड हाइट इन सेंटीमीटर्स दे रखी है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ हो रही है, तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। वाइल जो क्वालिटेटिव डेटा मेरा होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, पर्सन नेम लिख रखा है। अब यहाँ पर हम सर्टन एट्रीब्यूट्स लेंगे, जैसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जेंडर, एक एट्रीब्यूट है आई कलर, एक एट्रीब्यूट है ब्लड ग्रुप उनका, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं।
मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये एट्रीब्यूट देख रहे हो, यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो इस टाइप ऑफ डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले सेट ऑफ डेटा डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा था नॉमिनल डेटा सबसे पहले। तो नॉमिनल डेटा क्या होता है? नॉमिनल डेटा, जैसे यहाँ पे रिलीजन एंड नेशनैलिटी नॉमिनल है, मतलब इनका कोई भी नेचुरल ऑर्डर नहीं है। वोटर आईडी 1 2 3, किसी का रिलीजन कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इनका कोई ऑर्डर थोड़ी ना है, ये तो इंटरचेंज हो सकते हैं अपनी पोजीशंस में, तो यही नॉमिनल डेटा होता है। वैसे नेशनैलिटी, जैसे यहाँ पे इंडियन है, तो ये तो कुछ और भी हो सकता है, तो इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर थोड़ा होगा कि इंडिया ही पहले ऊपर आएगा, इंडियन ऊपर आएगा और अमेरिकन नीचे आएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को नॉमिनल डेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा को। तो मेरा ऑर्डिनल डेटा कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, स्टूडेंट नेम लिख रखा है और उनकी रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो, नेचुरल ऑर्डर हो, तो उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोल देते हैं। ठीक है, वाइल टाइम सीरीज डेटा यहाँ पे क्या है? टाइम सीरीज डेटा मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हो रहा हो, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स की बात हो रही है, इन पर्टिकुलर ईयर्स में। ठीक है, इन थाउजेंड्स का मतलब क्या है कि जो 950 है वो ऐसे है, 950 एंड दिस, मतलब 9,50,000, इसका मतलब क्या है, 9,80,000। अब रिस्पेक्टिवली इनका मीनिंग ऐसे, इन थाउजेंड्स का मतलब आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बाकी चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है, मीन वगैरह निकालने में या और किसी चीज़ में। ठीक है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए, इन थाउजेंड्स का मतलब होता है कि जो डेटा दे रखा है वो एक्चुअली में ऐसा लिख रहा है। ठीक है, फाइन, तो इसको एक रीडेबल फॉर्मेट देने के लिए ऐसे में लिखते हैं, तभी इन थाउजेंड्स ऊपर लिखा है। तो ये होता है टाइम सीरीज डेटा। द डेटा चेंजेस ओवर द टाइम, सो इट इज़ टाइम सीरीज। डेटा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये थोड़ा ना कि पॉपुलेशन सारी कॉन्स्टेंट रहेंगी इन पर्टिकुलर अगले पर्टिकुलर ईयर में, तो चेंज हो रहा है। देखो 980 है, 1 ये और अलग हो गया, अलग हो गया, ऐसे बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा या घटता रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक है, तो हमने सारे के सारे डेटा डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को आपके सिलेबस में हम दो तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो टेबल की फॉर्म में। टेबल क्या होता है? टेबल इज़ बेसिकली आ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये तो टेबल की फॉर्म में था, और एक आपका डायग्राम्स की फॉर्म में सिलेबस में है ना। तो डायग्राम की फॉर्म में लाइक पाई चार्ट हो गया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना, लाइन ग्राफ हो गया, या बार ग्राफ हो गया, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है ना। तो ऐसे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, जो आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कैसे डिफरेंट तरीके के आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब अगला हम एक डिस्कस कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये यूनिट 2 का भी बेसिक है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट अ tabular arrangement of data including number of occurrences को हम frequency कहते हैं, in form of discrete और continuous। तो एक ऐसा tabular arrangement जो कि number of occurrences शो करे, discrete या continuous की फॉर्म में। ठीक है, तो दो तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनते हैं, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे x है और x मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे क्या ऑब्जर्व किया, कुछ भी हो सकता है, जैसे 11 12 13 14, राइट। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे x से रखें 11 12 13 14। ठीक है, अब जो डेटा है उस डेटा में 11 कितनी बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया या 2 बार आया, तो ऐसे को हम, और इसी को जब हम टेबल की फॉर्म में कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बन गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इजी था, इतना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा तरह का मेरा होता है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसा दिखता है? इसमें जो x हमारा होता है ना वो क्लास इंटरवल्स में दिया होता है, मतलब 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आई, 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आई, 20 से 30 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आई, 30 से 40 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आई। तो
ऐसा दिखता है मेरा कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो, सिंपल है ना। तो ऐसा दिखता है, बस इतना ही था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, बाकी यूनिट 2 में भी इसको हम और अच्छे से देखेंगे, यूनिट 1 के लिए इतना ही। और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इसके नोट्स मैंने पहले से बना लिए क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है, तो आपका भी टाइम बचेगा, है ना। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन प्लीज़ स्किप मत करना, पेपर में आ रखी है, डोंट ट्राई टू स्किप दिस। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। हिस्टोग्राम एक ऐसा बार ग्राफ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, जो भी पीछे डिस्कस किया ना हमने, कॉन्टीन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। बार्स जो इसके बनते हैं ना, आई होप आपको याद होगा, आपने बनाया होगा, है ना। तो बार्स जो इसके बनते हैं, दे आर समथिंग लाइक दिस। देखो मतलब कॉन्टीन्यूटी है इसमें, तो मतलब कॉन्टीन्यूस है ना। तो कॉन्टीन्यूस बार्स यहाँ पे बनते हैं, तो वो यहाँ पे लिख रखा है, देखो इधर ये लिख रखा है कि बार्स आर एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक होते हैं, पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, और उनमें गैप्स नहीं होता है। हाइट जो होती है ईच बार की, वो तो फ्रीक्वेंसी के इक्वली होती है, मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो हाइट इसकी 5 होगी। ठीक है, फाइन। तो ये था। अब स्टेप्स इसके पेपर में आ रखे हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप एज इट इज़ अपने पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, एक क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। सूटेबल स्केल ले लो, उसके एक्सिस बना लो, बार ग्राफ में एक्सिस बना लो, है ना। एक वर्टिकल एक्सिस होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उसको लेबल कर दो वाई एक्स, एक्स डैश, ओरिजिन बना लो। ठीक है, फिर आप बार्स बनाओ क्लास इंटरवल्स की। विड्थ क्या होगी सारे बार्स की, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब जैसे विड्थ दे रखी है 0 से लेकर 10 के बीच में, अगर 0 से 10 है विड्थ, तो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कैसे बनाना है ना। तो वैसे आप बना लोगे तो वो उसका विड्थ हो जाएगी। हाइट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। फिर उससे टाइटल दो और अपना ग्राफ कंप्लीट कर लो। ये स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पेपर में डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो यह देखो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक क्वेश्चन आ रखा है इसमें, देखो डायरेक्ट, और ये फ्री के मार्क्स से, आप देख रहे हो, मतलब जो बच्चा ये छोड़ के जाएगा वो तो बड़ा गिल्टी फील करेगा जब उसको नहीं आएगा। ये फ्री के मार्क्स है कि डिफाइन द टर्म हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन देयर कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स भी बताने हैं, और फॉलोइंग टेबल दे रखा है, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना है फॉर द अबव डेटा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, अगर मैंने अपलोड कर दिया होगा जब तक, तो उसके लिए भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फाइन। तो ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक लाइन ग्राफ होता है दैट इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द बार्स ऑफ अ हिस्टोग्राम, और ये रिप्रेजेंट करता है सेम डेटा को पर लाइन के फॉर्म में। और एक क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट और एंड जीरो फ्रीक्वेंसी पे होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जांपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का और क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं होता, बस जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे अगर ये बन रहा है कुछ, अगर ऐसे बन रहा है, तो इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले आते हैं। तो सेम पे आ गए ना जब भी दोनों, तो इसको हम बोल देते हैं क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, हाँ, हम एक्सटेंड करते हैं उस लाइन को, हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इंटेंशनली एक्सटेंड करते हैं उसे क्लोज बनाने के लिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स देखो कुछ खास तो नहीं। हाँ, ये देखो, ये जो स्टेप्स हैं ये तो हिस्टोग्राम के मैंने आपको बताया ना, बस इसी में आपको क्या ऐड करना है, अपने ये बार्स वगैरह बनाए, फिर इसी के बाद एक पॉइंट ये आ जाएगा कि आप क्या करो, उन बार्स जो आपने ड्रॉ किए हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो सच दैट एक लाइन ग्राफ बन जाए। तो फिर टाइटल देके ग्राफ कंप्लीट कर दो, तो यही स्टेप्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि हमें इस डेटा का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ऐसे मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में इसको लिख लिया। फिर इसके बाद तो सारे का सारा ग्राफ में काम करना है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कैसे मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व उसका बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बना दोगे, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये करके जाना, छोड़ना मत। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी कुछ खास है नहीं, तो ये आपने मतलब पहले पढ़ रखा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी पीछे बना के दिखाया था ना, तो जैसे ये था, देखो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव के टर्म्स में आपके सिलेबस में दो हैं, इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है, दोनों अभी हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अब इनमें अंतर क्या होता है, इंक्लूसिव में बस इतना होता है कि जो यहाँ पे अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट इज़ इंक्लूडेड, बस ये अंतर है इसमें, कि इसमें अपर लिमिट ना इस इंटरवल में इंक्लूडेड होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक्सक्लूसिव डेटा को देखो, ये होता है एक्सक्लूसिव। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, लोअर लिमिट इज़ इंक्लूडेड,
बट यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है ना वो एक्सक्लूडेड होती है। मतलब लोअर लिमिट तो सारी इस इंटरवल में है, पर अपर लिमिट ना इस इंटरवल में नहीं है, वो अगले इंटरवल होती है। एक्सक्लूसिव का एक फीचर ये होता है, पेपर में ये भी आ सकता है कि जो अपर लिमिट होती है ना वो लोअर लिमिट होती है ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। मतलब ये जो अपर लिमिट है दिस इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, तो आप फीचर में भी लिख सकते हो। अभी तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? Cumulative frequency distribution is nothing but it is a type of tabular representation of the data which shows running frequencies. अब रनिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ देख लेते हैं। तो हम यहाँ एक और कॉलम ऐड करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये 3 है, ये तो 3 रहता है। अब अगला ना 3 + 5 8 हो जाता है, 8 + 7 15, 15 + 6 21, बस बन गया। और इसको चेक करने, ये सही बनाया, इसको चेक करने का तरीका पता है क्या है? आप देख लो, इन सबको प्लस कर लो, प्लस करके अगर 21 आ रहा है और ये दोनों मैच कर रहे हैं मतलब ये वाला टेबल सही बना, ठीक है। और एक्सक्लूसिव का ये आप खुद से ट्राई करो बनाने की, फिर देखना। जैसे 5 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 10 35। तो इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमारी जो यूनिट 1 है वो एंड हो चुकी है। यूनिट 1 एंडेड, ठीक है। तो जल्दी यूनिट 2 भी मैं अपलोड करने वाला हूँ और यूनिट 3 भी। सो स्टे ट्यून्ड, बाकी आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखने तो वो भी चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।